एक पुराने समय की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम सिंह राज्य किया करते थे। राजा विक्रम सिंह के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। प्रजा अपनी राजा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन की बात है, राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मंत्री जी, मेरी अवस्था काफी वृद्ध हो चुकी है। मैं इस राज्य के काज कार्य से छुटकारा पाकर अपना बाकी जीवन ईश्वर की भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। महाराज, यदि आप जैसा एक कुशल और दयालु राजा राज्य छोड़ देगा तो राज्य का काम काज कैसे चलेगा। मेरे विचार से आपको ये फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मंत्री जी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मेरा बेटा आदित्य गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके वापस राजमहल में आने वाला है। वो इस देश का अगला राजा बनेगा। उसको अपने राज्य का पूरा भार सौंपने के बाद ही मैं अपने ईश्वर की भक्ति के लिए वन में चला जाऊंगा। ये भी अच्छा विचार है महाराज, लेकिन इस समय युवराज को राज्य का कार्यभार सौंपना उचित होगा। इसके बारे में भी आप अवश्य सोच लें। मेरा तो सुझाव ये है कि आप कुछ समय के लिए युवराज को राजपाट का कार्य समझाइए। इसके बाद ही आप राज सिंहासन का त्याग कीजिए। आपका विचार भी बिल्कुल ठीक है मंत्री जी। युवराज के आते ही उसे राज्य का कार्यभार सौंपना उचित नहीं होगा। आप ही बताइए मंत्री जी, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? मेरा ये विचार है महाराज कि आप युवराज के साथ 1 वर्ष तक राजपाट संभालें। उसे बताइए कि राजपाट किस तरीके से चलाया जाता है। राज सिंहासन संभालने के सारे तौर तरीके उन्हें सिखाइए। जब युवराज सभी कामों को करने में निपुण हो जाएं, तभी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है मंत्री जी, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने बेटे की आने की प्रतीक्षा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे। उसी समय राज्य में एक गहनों के व्यापारी के यहाँ पर चोरी हो जाती है। इसी तरह ये माह के अंदर लगातार 3 से 4 बार चोरी की घटनाएं होती हैं। एक दिन प्रजा के लोग महाराज से मिलने के लिए आते हैं और राज्य में हो रही चोरियों की घटनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं। आप लोग चिंता न करें, राज्य के पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत होकर घर जाइए। किंतु इसके बावजूद भी चोरी की घटनाओं में कोई कमी नहीं होती। नगर के लोग अभी भी इस बात से चिंतित थे। चारों तरफ बस इसी बात की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान ये बात भी फैली कि नगर में एक साधु महाराज आकर ठहरे हैं। गांव का ही एक व्यक्ति, जिसका नाम मोहनदास था, वो साधु महाराज से अपनी निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछने लगा। तो साधु महाराज ने कहा, मोहनदास, तुम्हारे घर के बाहर आंगन में तुम्हारे ही पूर्वजों के द्वारा बहुत ही सारा धन जमीन में गाड़ कर रखा गया है। कल पुण्यवासी की रात है और कल रात तुम अपने आंगन से धन निकाल लेना। अगली रात को जब मोहनदास ने अपने घर के आंगन में कुदाल से खोदा तो उसे एक सोने से भरी हुई थैली मिली। अब तो चारों ओर ये बात फैल चुकी थी कि साधु महाराज के बताने पर मोहनदास को अपने पूर्वजों का खजाना मिला है। अब तो इसी बात की पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि साधु महाराज भविष्य बताने के साथ साथ लोगों के पूर्वजों के द्वारा छिपाए हुए खजानों के विषय में भी बताते हैं। इस समय युवराज आदित्य सिंह गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके राजमहल वापस लौट आए थे। तभी महाराज ने उनसे कहा, आओ पुत्र, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मैं बूढ़ा ही हो चुका हूँ। अब तुम मुझे इस राज्य की जिम्मेदारी से मुक्त करो। पिताजी, अभी आप इस बात की चिंता मत करिए। सही समय पर राज्य सिंहासन की जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल लूंगा।
महाराज, हमारे गुप्तचरों से हमें ये सूचना मिली है कि पड़ोसी देश के राजा उग्रसेन हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। वो सही मौके की तलाश कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन तुम जाओ और जाकर मंत्री जी को हमारे पास भेजो। राजकुमार, एक तरफ तो हमारे राज्य में चारों ओर लुटेरों का आतंक मचा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे शत्रु राजा हम पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा राज्य बुरी तरह से मुश्किलों में पड़ गया है। ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। महाराज, अपने शत्रु राजा के हमले का सामना करके उसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो हम अपने राज्य को खो बैठेंगे। और दूसरी तरफ वो चोर हमारे राज्य में ही घूम रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जनता से लूटी हुई दौलत को वो हमारे राज्य से बाहर नहीं ले गए होंगे। हम अवश्य ही उन चोरों को पकड़कर जनता से लूटा हुआ सामान उन्हें वापस लौटा सकते हैं। आप सबसे पहले सेनापति जी को बुलवाइए। कुछ ही समय में महाराज, राजकुमार, सेनापति और मंत्री, वे चारों लोग आने वाले संकट का सामना करने के लिए योजना बनाने लगे। महाराज ने सभी लोगों के सामने गुप्तचरों द्वारा लाई गई सूची बताई। फिर सेनापति कहने लगे, सेनापति जी, आप बताइए, गुप्तचरों द्वारा लाई गई सूचना के बारे में क्या कर सकते हैं? महाराज, शत्रु देश के राजा उग्रसेन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उनकी सेना बहुत ही विशाल है। उसका मुकाबला करने के लिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना होगा। हमें अपने सैनिकों के लिए और अधिक हथियार के लिए बहुत से धन की आवश्यकता होगी। तभी हम राजा उग्रसेन का मुकाबला कर सकते हैं। सेनापति जी, आपको पहले से ही हमारे सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए था। राजकुमार, अपनी सैन्य शक्ति को और भी मजबूत करने के लिए हमारे पास अधिक धन नहीं है, जिसके कारण ना तो हम नए सैनिकों को भर्ती कर पा रहे हैं और ना ही नए नए हथियार खरीद पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि हम अपनी सेना को और अधिक मजबूत करें। आप आज से ही हमारे राज्य में जितने भी नौजवान हैं उनको सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ कीजिए। किसी भी समय उन्हें शत्रु सेना का सामना करने के लिए तैयार कीजिए। राजकुमार, मैं तुरंत ही इस काम पर लग जाऊंगा। मंत्री जी, आप कल ही राज दरबार का आयोजन कीजिए। उसमें बाकी सभी मंत्रियों को शामिल होने के लिए कह दीजिए। राजकुमार और सभी दरबारी इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आए कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। दरबार की कार्रवाई चल रही थी। तभी वहां पर साधु महाराज का आगमन होता है। आप कौन है साधु महाराज, और यहाँ किस लिए आए हैं? महाराज, ये साधु बहुत ही पहुंचे हुए हैं और भविष्य बताने वाले हैं। मैंने अपने राज्य के लोगों से इनके बारे में बहुत ही सुना है। ये साधु महाराज खुद ही चलकर हमारे राज दरबार में आए हैं। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महाराज, मुझे इस बात का ज्ञान है कि आप शत्रु देश के द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के बारे में चिंतित हैं, लेकिन आप इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपके राज्य का कोई भी उसके आसपास शत्रु आक्रमण नहीं कर पाएगा। महाराज, आप ये बात कैसे जानते हैं? क्योंकि ये बात तो हमने अपने दरबार के कुछ खास लोगों को ही बताई थी। महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है। लोक विद्या के बल पर सब कुछ जान सकता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपको अपनी सेना को मजबूत करने के लिए और भी अधिक धन की आवश्यकता है, जबकि आपके खजाने में उतना धन मौजूद नहीं है। शायद आपको मालूम नहीं, आपके पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित जगह पर छुपाया गया है। अगर वो खजाना आपको मिल जाए तो आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। क्या कहा बाबा आपने? हमारे पूर्वजों का खजाना? ये बात तो आज तक मुझे मालूम भी नहीं थी।
वो खजाना कहाँ पर होगा बाबा? महाराज, आपके पूर्वज आपके लिए इतना खजाना छोड़कर गए हैं जितना आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। वो खजाना हमारे नगर के मुख्य द्वार के नीचे छुपाया गया है। वहां पर लाखों स्वर्ण मुद्राएं आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी बात सच निकली तो सचमुच हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज, मेरी बात मानकर नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देखिए तो आपको आपका धन मिल जाएगा। इस साधु की बात सुनकर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, लेकिन हम लोग इस बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? महाराज, इस साधु ने हमारे राज्य के कई लोगों को उनके पूर्वजों के द्वारा छुपाए हुए धन के बारे में बताया है, और जब उन सभी लोगों ने साधु महाराज द्वारा बताई गई जगहों को खोद कर देखा तो सचमुच ही उन्हें धन की प्राप्ति हुई। ये बात तो मैंने राज्य के कई लोगों से सुनी है। मुझे लगता है कि हमें भी एक बार नगर के मुख्य द्वार के नीचे खोद कर देख लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेनापति जी। अगर सारा धन हमें मिल जाए तो हम बहुत ही जल्द अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें धन की बहुत आवश्यकता है। वरना हमें धन के लिए अपने ही राज्य की जनता पर अधिक लगान लगाना होगा, और वो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो महाराज, नगर के मुख्य द्वार पर खुदाई का काम शुरू करवा दूं? अभी कुछ दिनों के लिए रुकिए सेनापति जी। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कुछ दिनों के बाद ही खोद कर देखेंगे। जो आज्ञा राजकुमार, जैसा आप ठीक समझेंगे। जब आप कहेंगे तभी हम काम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज राज दरबार की कार्यवाही यहीं समाप्त की जाती है। जब राज दरबार पूर्ण हो गया तो राजकुमार अपने पिता के कक्ष में जाते हैं। राजकुमार, हमें उस खजाने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। पिताजी, आप एक बात भूल रहे हैं। उस साधु ने तो नगर के मुख्य द्वार के नीचे दबे हुए खजाने के बारे में कहा है, लेकिन इस समय हम अपनी नगर के मुख्य द्वार को गिरा देंगे तो शत्रु राजा बहुत ही आसानी से हमारे नगर पर हमला कर देगा। और तो और, हमारे राज्य का सबसे मजबूत मुख्य द्वार ही है। उसको पार करके राजमहल में प्रवेश करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो क्या राजकुमार हम उस खजाने को ऐसे ही छोड़ दें? पिताजी, पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि साधु ने जो कुछ कहा है वो सच है। मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं इस बात की छानबीन करके फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप इस विषय में कोई भी फैसला ना कीजिएगा। इसके बाद महाराज विक्रम सिंह ने खजाने को ढूंढने की प्रक्रिया पर 1 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। इसके बाद राजकुमार ने अपने एक बचपन के मित्र को बुलाया, जो पिछले कई वर्षों से महाराज के लिए अंगरक्षक के रूप में कार्यरत था। उसका नाम जयदेव था। जब राजकुमार अपने मित्र जयदेव से मिलते हैं तो राजकुमार ने उनसे कहा, आपने मुझे किस काम के लिए याद किया है? अरे मित्र, तुम मुझे राजकुमार नहीं बल्कि आदित्य कहकर पुकारो। हम दोनों तो बचपन के मित्र हैं। नहीं मित्र, आप तो राजा के बेटे हैं और हमारे होने वाले महाराज भी। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि राज्य के सबसे वफादार और भरोसेमंद तुम ही हो। हम दोनों को मिलकर एक काम करना है। बताइए राजकुमार, हमें क्या करना है? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जयदेव, हमारे राज्य में एक नए साधु महाराज आए हैं। उनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? हाँ राजकुमार, मैंने भी उनके बारे में सुना है। हमारे राज्य के लोगों का कहना है कि उन साधु द्वारा बताए जाने पर इन लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा छुपाया हुआ खजाना मिला है। वो जिसे भी पूर्वजों के खजाने के बारे में बताते हैं वो खजाना वहीं मिलता है। मैंने भी यही सुना था। चलो, हम दोनों को मिलकर एक छोटा सा कार्य करना है। इसके बाद राजकुमार और जयदेव अपना वेश बदल लेते हैं। दोनों ने साधारण गांव वालों का वेश बदल लिया।
तभी राजकुमार ने जयदेव को एक पोटली दिखाते हुए कहा, देखो जयदेव, इस पोटली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। हम ये स्वर्ण मुद्राएं इसी कमरे में खोदकर यहाँ छुपा देते हैं। लेकिन राजकुमार, हमारे ही घर में ये धन क्यों छुपाना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। देखो जयदेव, हम ये धन यहाँ छुपाएंगे और साधु महाराज से इस धन के बारे में पूछेंगे, और वो साधु महाराज हमें इस धन के बारे में बता पाएगा या नहीं, हम लोगों को पता करना है। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया राजकुमार। अब मुझे उस साधु के पास जाकर इस छुपे हुए धन के बारे में पूछना है। मैंने ठीक कहा ना राजकुमार? तुम बिल्कुल ठीक समझे जयदेव, लेकिन हमारे पास कल तक का समय नहीं है। तुम्हें आज ही उसके पास जाकर छुपे हुए धन के बारे में पता करना होगा। राजकुमार के जाने के बाद जयदेव एक ग्रामीण के भेष में साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज, मैं आपके पास बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ। पुत्र, मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी कोई इच्छा है। महाराज, मेरी दादी मुझे हमेशा कहा करती थी कि मेरे दादा और परदादा बहुत ही अमीर लोग थे, मगर मैंने तो अपने घर में कभी भी एक फूटी कौड़ी नहीं देखी। मुझे शक है कि मेरे पूर्वज मेरी सारी संपत्ति को कहीं न कहीं छुपा कर गए हैं। आप कृपया करके मुझे बता दीजिए कि वो सारी संपत्ति कहाँ पर रखी है। जरूर बता सकता हूँ, मगर इस वक्त नहीं, क्योंकि अब शाम हो चुकी है। शाम से लेकर कल सुबह तक कोई भी बातचीत नहीं करता, इसीलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ। कल सुबह आकर मुझसे मिलना। ठीक है साधु महाराज। उसके बाद जयदेव राजकुमार के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, ये बात है। तो फिर आज रात को हमें तुम्हारे घर पर पहरा देना होगा। हमें पूरी रात जागना होगा। लेकिन राजकुमार, मेरे घर पर पहरा देने से क्या होगा? हमें तो साधु महाराज पर नजर रखनी चाहिए ना। जयदेव, तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। रात के समय तुम मेरे साथ ही रहना। हमें तुम्हारे घर के बाहर पहरा देना है। उसी रात राजकुमार और जयदेव दोनों जयदेव के घर में छिपकर पहरा देने लगे। उनका शक बिल्कुल सही निकला। जब वे दोनों छिपकर घर की निगरानी कर रहे थे, तब अंधेरे में एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो देखो जयदेव, एक आदमी हमारे घर की तरफ ही आ रहा है। हाँ राजकुमार, वो आदमी जमीन खोद रहा है। आखिर वो करने क्या वाला है? देखो जयदेव, वो आदमी एक गड्ढा खोदकर उसमें कुछ छुपा रहा है। यानी मेरा शक बिल्कुल सही निकला। ये उसी नकली साधु का काम है। हाँ राजकुमार, यानी वो साधु यहाँ पर मुद्राएं छुपाकर हमें कल इन मुद्राओं के बारे में बताने वाला है। इसका मतलब ये है कि वो जिस भी किसी को धन के बारे में बताता है, उसे अगले दिन आने को कहकर रात के समय खुद ही वहाँ पर जाकर स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर आता है। अरे, ये आदमी तो सेनापति जी का खास आदमी है, या यूं कहूँ कि ये तो सेनापति जी का दाहिना हाथ है। क्या सच में? इसका मतलब इस षड्यंत्र में हमारे सेनापति जी भी शामिल हैं। ठीक है जयदेव, तुम कल फिर उस साधु के पास जाना और अपने पूर्वजों के खजाने के बारे में पूछना। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। इसके बाद राजकुमार महल में आकर महाराज को सारी सच्चाई बता देता है। सब कुछ जानने के बाद महाराज ने कहा, इसका मतलब यह है कि ये सारी साजिश सेनापति जी ने रची है। मैं इसी वक्त उस अपराधी को कारागार में डालने की आज्ञा देता हूँ। नहीं नहीं महाराज, इस समय आपको रुकना होगा। कल रात को साधु के आश्रम के पास पहरा देंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस साधु के साथ कितने लोग मिले हुए हैं। हाँ राजकुमार, ये बात तुमने ठीक कही। कल हम भेष बदल कर उस साधु की कुटिया के पास पहरा देंगे और फिर उन सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे जो हमारे राज्य के शत्रु हैं। अगली सुबह महाराज के कहने पर जयदेव फिर से साधु महाराज के पास जाता है। उसे देखते ही साधु कहने लगा,
आओ पुत्र आओ, मैंने अपनी योग्य विद्या के बल पर ये देख लिया है कि तुम्हारे पूर्वजों का खजाना कहाँ पर है। तुम्हारे घर के बाहर जो पेड़ है, उस पेड़ को खोदना, वहीं पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। वही तुम्हारे पूर्वजों की जायदाद है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ साधु महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर जयदेव वहां से चला गया। वो सीधा राजकुमार के पास पहुंचा। जयदेव ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजकुमार को बता दी। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। हम लोगों ने धन जहाँ पर छुपाया था वहाँ ना बताकर उस आदमी ने जिस जगह पर धन छुपाया था उसके बारे में हमें बताया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि वो हमारे शत्रु राजा उग्रसेन का गुप्तचर है। उसी रात राजकुमार आदित्य, जयदेव और महाराज स्वयं भी अपना वेश बदलकर साधु की कुटिया के पास जाकर छिपकर निगरानी करने लगे। उनका संदेह बिल्कुल ठीक निकला। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि आधी रात के अंधेरे में सेनापति उस साधु की कुटिया में प्रवेश करता है। फिर जयदेव साधु की कुटिया की खिड़की से झांकने लगता है। उसने देखा कुटिया के अंदर साधु और सेनापति आपस में बातें कर रहे थे। अरे सेनापति, बताओ तो सही, हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? महाराज उग्रसेन ने तुम्हें सौंपा है, वो पूरा हुआ कि नहीं? वो तो आक्रमण करने का मौका तलाश रहे हैं। आपके कहने पर हमारे महाराज नगर के मुख्य द्वार को गिराने के लिए तैयार हैं और लगभग 1 हफ्ते के बाद ये काम शुरू हो जाएगा। हाँ, उसके बाद उन लोगों को वहां पर सिर्फ मिट्टी मिट्टी मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह से नगर पर आक्रमण करने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। अगर वो मुख्य द्वार नहीं होता तो अब तक तो हम नगर पर हमला करके राजमहल को अपने कब्जे में कर चुके होते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वो मुख्य द्वार ही अब तक इस राज्य को बचा रहा है। अगर वो नहीं रहा तो इस राज्य की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपने बिल्कुल सही योजना बनाई है। पिछले 1 महीने से आप जो मेहनत कर रहे हैं, ये उसी का फल है। अब जल्दी ही हम सफल होने वाले हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। इस राज्य के सभी लोग मुझ पर विश्वास कर चुके हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बुद्धिमान राजा भी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में राजा उग्रसेन ने क्या कहा है? महाराज ने कहा है, उसकी चिंता तुम मत करो। उस राज्य पर कब्जा करने के बाद उग्रसेन महाराज तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनाएंगे। सेनापति, तुम इस राज्य के होने वाले राजा हो। ये सब आपकी सहायता से ही हो पाया है। आप जैसे गुप्तचर अगर मेरा साथ नहीं देते तो ये काम कैसे हो पाता? सेनापति और साधु के बीच जो भी बातें हो रही थी, वो सब जयदेव खिड़की से देख और सुन रहा था। इसके बाद जयदेव महाराज और राजकुमार के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। देखा पिताजी, वो कितने बड़े धोखेबाज हैं। वो हमारे हाथों से ही हमारे नगर के मुख्य द्वार को तोड़वाना चाहते थे ताकि शत्रु राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करके कब्जा कर सके। तुमने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमार। अब और देर करने से कोई फायदा नहीं है। उन लोगों को तुरंत बंदी बनाया जाए। जयदेव, तुम तुरंत अपने सैनिकों के साथ जाकर उन सबको बंदी बनाकर यहाँ पर ले आओ। फिर जयदेव ने ऐसा ही किया। अपने सैनिक के साथ मिलकर उन्हें बंदी बनाया और महाराज के सामने पेश किया। महाराज ने सेनापति से कहा, सेनापति जी, तुम पर मैं पूरा विश्वास करता था, लेकिन तुमने इसके बदले में मेरे साथ विश्वासघात किया। इन लोगों को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। अब ये अपना सारा जीवन काल कोठरी में सड़ेंगे। शाबाश राजकुमार, तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और चालाकी से षड्यंत्र का पता लगाया। मुझे विश्वास है कि अब तुम्हें इस राज्य का राजभार सौंपने का समय आ गया है। लेकिन पिताजी,
मुझे इसके लिए और समय चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपने राज्य के होनहार और बहादुर नौजवानों को चुन चुनकर सैनिक प्रशिक्षण देना है, ताकि हमारी सेना का बल और भी ज्यादा मजबूत हो सके। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। एक बात और है पिताजी, मैं चाहता हूं कि जयदेव को हमारे राज्य का सेनापति बना दिया जाए, क्योंकि जयदेव से बढ़कर कोई वफादार और बहादुर मुझे इस राज्य में नहीं मिला। इसके बाद जयदेव को सेनापति बना दिया जाता है। राज्य के कई युवाओं को सैनिक प्रशिक्षण देकर उन्हें राज्य की सेना में शामिल किया गया। कुछ समय के बाद राजकुमार का राज्य अभिषेक हुआ और उन्हें राज्य का कार्यभार सौंपकर महाराज ईश्वर की भक्ति करने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए।